तुम्हारी सहेली कहाँ चली गई साक्षी? हैं? कौन है तुम्हारी सहेली? कोई नहीं। ज्यादा करोगी तो काट लेगी। मेरे घर की छिपकली है, ज्यादा ढूंढने से काट लेती है। चलिए देखिए आगे। चलिए देखिए उसी के आगे। सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ेंगे मोबिलिटी की, उसके बाद रेजिस्टेंस की और प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर पढ़ेंगे पावर, फिर आगे चलेंगे किरचॉफ लॉ में। मोबिलिटी मोबिलिटी की मीनिंग होती है बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से मूव करेगा, इस कॉन्सेप्ट को मोबिलिटी कहा जाता है। आपकी जितनी भी मेटल्स हैं वो डिपेंड करती हैं मोबिलिटी पर। जो कंडक्टिविटी फाइंड की जाती है वो अकॉर्डिंग टू मोबिलिटी फाइंड की जाती है। इसकी डिफिनीशन होती है द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी of the value of drift velocity per unit of electric field strength। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जितनी अच्छी होगी, किसी भी कंडक्टर की मोबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी। डिफिनीशन में साफ साफ लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा उतनी ही अच्छी मोबिलिटी। अब मोबिलिटी और किस चीज को एक्सप्लेन करती है? मोबिलिटी एक्सप्लेन करती है कि किस कंडक्टर में उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने अच्छी ड्रिफ्ट कर सकते हैं, मतलब बिना स्ट्राइक किए। किससे? कर्नल से बिना स्ट्राइक किए टर्न करके निकल जाना है। तो जिसकी मोबिलिटी जितनी अच्छी होगी, तो मोबिलिटी अच्छी कब होगी बेटा? मोबिलिटी अच्छी तभी होगी जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उतनी ही अच्छी मोबिलिटी होगी और आपका उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है
इसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू से। न्यू इज इक्वल वी डी अपॉन कैपिटल ई, वेयर म्यू इज इक्वल मोबिलिटी ऑफ कंडक्टर, वी डी इज इक्वल ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ई इज इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ध्यान से रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। मोबिलिटी के डिक्रीज करने का मतलब क्या है, उस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन कम करेंगे। अब जितना कम कोलिजन होगा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो उतना ही अच्छा होगा, जितना ज़्यादा कोलिजन होगा कंडक्टर के अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो उतना ही कम अच्छा होगा, मतलब उतने ही कम इलेक्ट्रॉन किसी भी टर्मिनल में जा पाएंगे। जैसे अगर हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करें तो ये एक कंडक्टर है, यहाँ पर हमने बैटरी लगा रखी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये निगेटिव टर्मिनल। अब अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा रखी हुई है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलिजन कम करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कम कर देंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँच नहीं पाएंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल तक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करंट का फ्लो रेगुलर चाहिए और यहाँ से प्रोटॉन का निकल कर जाना निगेटिव टर्मिनल तक बहुत जरूरी है। बात समझ में आई कि मोबिलिटी का काम क्या है। मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। अब आपके घर में कभी कभी पावर कम हो जाता है, पावर कम होते ही आपकी बहुत सी डिवाइसेस चलना बंद कर देती हैं। तो वो किस लिए चलना बंद कर देती हैं, क्योंकि अब आपके अंदर से जो कंडक्टर हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव टर्मिनल जो आपके घर में मेन पावर सप्लाई लगी है वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। अब जब इसके इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे तो उस कंडक्टर में पर्टिकुलर करंट का फ्लो अच्छा नहीं रहेगा। जबकि कुछ कंडक्टर, कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो चलती रहती हैं, जैसे बल्ब की कंडक्टिविटी काफी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी मोबिलिटी कम होती है। मोबिलिटी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो जाती है उसके लिए, तो वहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत तेज हो जाती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से वो अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाते हैं और वहां पे स्ट्राइक कम हो पाती है, जिससे उस कंडक्टर में पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का फ्लो अच्छा बना रहता है। बात समझ में आई? तो ये आपकी मोबिलिटी है। डायग्राम को फिर से इरेज कर देना है। यूनिट इसकी बहुत इजी है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकेंड। इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन कूलाम। कूलाम ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा मीटर इंटू कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड। अब आप यहाँ पे चेंज करके दिखा दीजिए। Q इज इक्वल होता है IT और F इज इक्वल होता है MA। कूलाम बराबर हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड के, और न्यूटन बराबर हो जाएगा किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। दोनों की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। ये बन जाएगा मीटर गुणे एम्पियर सेकेंड अपॉन केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। इस सेकेंड से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी नई यूनिट बन जाएगी एम्पियर सेकेंड स्क्वायर अपॉन केजी। अब अगर इससे डायमेंशन बनानी है तो मोबिलिटी म्यू इज इक्वल कैपिटल A T का स्क्वायर कैपिटल M, ऊपर जाएगा तो M सबसे पहले लिखा जाएगा, कैपिटल M की पावर -1 T की पावर 2 और A की पावर 1। ये हो जाएगी आपकी मोबिलिटी की डायमेंशन। बात समझ में आ गई? कैसे निकाला हमने? वेलोसिटी ऊपर लिखा हुआ है, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इंटेंसिटी नीचे लिखा है, इंटेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन कूलाम। कहाँ से? वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम।
VD इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस चैप्टर में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है लेमडा मीन, माध्य मुक्त पथ निकलवाया था, फ्री मीन पाथ, तो इसको लेमडा मीन लिखा जाता है। और यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम को आपने रिप्रेजेंट किया था टाउ से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल, ये मीटर में, ये सेकंड में, मीटर अपॉन सेकंड। इंटेंसिटी कहाँ से ली गई? पहले चैप्टर से, E इज इक्वल एफ अपॉन क्यू, तो इसकी यूनिट न्यूटन अपॉन कूलम, इसकी यूनिट मीटर अपॉन सेकंड। इन दोनों को उठा करके हमने वहां रख दिया था मीटर अपॉन सेकंड और न्यूटन अपॉन कूलम, जिसको हमने कन्वर्ट करके डायमेंशन बना लिया। यूनिट आप याद रखिएगा, ये आपकी यूनिट है मीटर इंटू कूलम अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड। बात समझ में आई? नहीं आई? इतनी बात समझ में। अब इसके बाद देखिए इस चैप्टर में एक और डिफिनीशन है पावर। पावर क्या होती है? पावर, और अच्छा लिखने चाहो तो लिख सकते हो इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, सिंबल कैपिटल P। पावर आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो। द रेट ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ये तो हो गई सिंपल डिफिनीशन, मतलब वर्क कहीं पर भी होता है और पावर एवरी ऑब्जेक्ट में होती है। जैसे आप हैं, आपके अंदर भी पावर है, आपके कार्य करने की जो क्षमता है कि आप एक सेकंड में कितना चल सकते हो, एक सेकंड में कितना दौड़ सकते हो, एक सेकंड में कितना लिख सकते हो, ये सभी क्या रिप्रेजेंट करती हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी को। और एक्चुअल में जो उस ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी होती है वही उसकी क्या है? पावर है। जैसे अब इलेक्ट्रिक पावर क्या रिप्रेजेंट करेगी? आपके घर में इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, आपके घर में बाइक होती है, आपके घर में कार होती है, तो कार में आरपीएम होता है। आरपीएम का मतलब जानते हैं? रेट पर मिनट, मतलब एक मिनट में वो बाइक, वो कार कितनी स्पीड पकड़ सकती है। अब कुछ बाइक का आरपीएम बहुत अच्छा होता है, विद इन सेकेंड में 20 आरपीएम पकड़ लेती है, मतलब एक सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड। तो एक मिनट में आप सपोज करिए, जबकि उस बाइक की आरपीएम को इससे कम बनाया गया है, इसके बाद भी बाइक बहुत तेज रफ्तार पकड़ लेती है। इसी तरह आपके घर में जो पानी चढ़ाने वाली मोटर लगी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर, उसका काम क्या है? अब अलग अलग हार्स पावर की मोटर आती है, तो हार्स पावर भी यूनिट है किसकी? इलेक्ट्रिक पावर की। 1 हार्स पावर इज इक्वल 746 वॉट होता है। और 1 वॉट को किलो वॉट में, हार्स पावर में आप इंटरचेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपको जब न्यूमेरिकल लगाते समय जरूरत पड़ेगी। तो पावर किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी डिवाइस की, चाहे वो लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग हो, और चाहे आपकी इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस हो फिजिक्स की, उनमें पावर रिप्रेजेंट करती है कि वो मशीन कितनी तेजी से वर्क कर सकती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, आपके घर में होती है मिक्सी मशीन, ग्राइंडर, समझ में आई? तो सबके घर में जो मिक्सी मशीन होती है, हो सकता है कि अगर एक ब्रांड की हो, एक ही आरपीएम की हो, तो सेम स्पीड से रोटेट करेगी। अगर उसका आरपीएम और अच्छा है, भाई सभी मशीनों का रेट क्यों अलग होता है? उसके आरपीएम के अकॉर्डिंग, यानी उसकी पावर के अकॉर्डिंग उसका रेट डिसाइड होता है। अब जैसे आप कहो सर जी, मार्केट में एक बाइक आती है 60,000 की, एक बाइक आती है 80,000 की, काम तो सबका सेम है, चलना सबको ही है, सब तो। और जो आप तो ये भी कह सकते हो कि सर जो सस्ती बाइक आती है उसका माइलेज ज्यादा अच्छा होता है। प्लेटिना का माइलेज बहुत अच्छा है, बट उसका आरपीएम बहुत खराब है, वो स्पीड नहीं पकड़ती है। दूसरी लाइट वेट है, अब लाइट वेट होने की वजह से ही उसका माइलेज ज्यादा है। अगर वो ज्यादा वेट की होती तो उसका माइलेज अपने आप कम हो जाता। कार का, बस का, ट्रक का, इनका माइलेज कम क्यों होता है? कार ज्यादा से ज्यादा अगर पेट्रोल है तो एवरेज देती है 13-14 का, बाइक 40, 50, 60, 70, 80 तक का एवरेज दे देती है। स्कूटी आती हैं पेट्रोल की भी, बैटरी की भी, तो जो बैटरी से चलती है उसका एवरेज कम होता है। बैटरी से चलने वाली बाइक का रेशियो होता है अप्रॉक्सीमेट एक बार की चार्जिंग में, और एक बार चार्ज होने में कम से कम उसको 2-3 घंटे टाइम लगता है। अब 2-3 घंटे चार्ज होने के बाद में चलती कितना है? 80 से 100 किलोमीटर। अब आप समझ लीजिए उसका रेशियो पेट्रोल से भी खराब है।
पेट्रोल आपको कितने रुपए में मिलता है? 100 रुपए में मिलता है। मिनिमम रेट 96, 97, 98, 100 रुपए है। अब इतने में आप 2 घंटे 3 घंटे अगर किसी भी स्कूटी को चार्ज करोगे तो कितने यूनिट बिजली खर्चा हो गई बेटा? आप जरा रेट जोड़ लीजिए। 1 यूनिट का बिजली का बिल यूपी का 9 रुपए है। अगर गलती से भी आपकी बैटरी चार्जिंग वाली स्कूटी 10 यूनिट भी ले रही है तो बेटा एक बार चार्ज करने में 10 यूनिट ले गई, कितना खर्चा आया? 90 रुपए का। आप पेट्रोल महीने में, भाई बाइक कितने का एवरेज देगी? 100 रुपए में। अगर अच्छी बाइक है तो 40-50 का रेशियो देगी, पर आप उसको रेगुलर नहीं चलाते हो। आपके माइंड में माइंडसेट है कि पेट्रोल ज्यादा महंगा है इसलिए आप उसको कम यूज करोगे, लेकिन जब बैटरी होती है तो उसमें क्या है दिमाग में? अरे चार्ज ही तो करना है, चार्जिंग में लगा देंगे चले जाएंगे, कौन सा पेट्रोल लगना है। आदमी का माइंडसेट बना होता है, लेकिन उसकी पावर कम है आरपीएम की वजह से, तो आप बार बार उसको चार्ज करोगे, चार्ज कर करके अपनी यूनिट बढ़ाते रहोगे और आपका बिजली का बिल रेगुलर बेस पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बाइक कोई भी डिवाइस होती है वो पावर के अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी होती है और उसी के अकॉर्डिंग उसका रेट होता है, और कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी इसी के अकॉर्डिंग होता है। तो सिंबल हमने लिखा पावर का पी, डिफिनीशन लिखेंगे द रेट ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम is called power. The rate of work per unit time is called power. सिंबल आपका हो जाएगा कैपिटल P, फॉर्मूला P is equal W/T। अब ये फॉर्मूला यहां पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के टर्म में कन्वर्ट बहुत होता है, तो यहां से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं और अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं। आपने बेटा इससे पहले वाले चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। अगर हम इनफाइनाइट और किसी भी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल फाइंड करें तो हमारा फॉर्मूला आया था V is equal W/Q, आया था फॉर्मूला V is equal W/Q। तो अगर हम यहां से W की वैल्यू निकालें वर्क की, तो वर्क इज इक्वल V इंटू Q। अब आप कह सकते हो सर आपने यही फॉर्मूला क्यों यूज किया? तो आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हो तो ज्यादा डिवाइस किसकी यूज होंगी? करंट की, और करंट में मेन काम किसका होता है? पोटेंशियल का। तो वर्क को पोटेंशियल के टर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। बात समझ में आई? W इज इक्वल V इंटू Q, इसको उठा के यहां रख दिए। P इज इक्वल, ये हो गया V इंटू Q अपॉन T। अब Q इज इक्वल होता है बेटा IT, P इज इक्वल V और इसकी जगह वैल्यू रखा तो IT, T से T कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल VI। इस फॉर्मूले से भी आपके न्यूमेरिकल लगेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल होता है बेटा IR। अगर आप V की वैल्यू यहां पुट कर देते हो आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा IR इंटू I, ये हो जाएगा P इज इक्वल I स्क्वायर अपॉन R। सेकेंड फॉर्मूला बन गया। बात समझ में आई? नहीं आई? दो फॉर्मूले बन गए, P इज इक्वल VI, P इज इक्वल I स्क्वायर R। अब आपको यहां से I को रिमूव करना है, सबके टर्म में सेपरेट फॉर्मूले बनाने हैं। ये हो गया पोटेंशियल और करंट के टर्म में, ये हो गया करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में। अब हमें नया फॉर्मूला चाहिए पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के टर्म में, तो हम इसी को कन्वर्ट करेंगे। I इज इक्वल हो जाएगा V बाई आर, यहाँ I की वैल्यू रखिए, P इज इक्वल I की जगह वैल्यू रखा V बाई आर, स्क्वायर लगा है हमने भी लगा दिया, मल्टीप्लाई बाई आर, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R से R कैंसिल। नया फॉर्मूला आपका बन गया P का V स्क्वायर अपॉन R। थर्ड फॉर्मूला, इन सबको आप ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करोगे। बात समझ में आई? अब पावर के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम था वॉट, इसलिए इसकी MKS यूनिट वॉट होती है, इसकी यूनिट पावर की। तो यहां पे हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं वॉट। अगर आप इसकी यूनिट फाइंड करना चाहते हो इस फॉर्मूले से और डायमेंशन फाइंड करना चाहते हो तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म,
सबसे पहले हम इसको दूसरे फॉर्मूलों में कन्वर्ट करते हैं। यूनिट डायमेंशन तो बात की बात है, यूनिट डायमेंशन तो हम निकाल ही लेंगे। अब आपको यहाँ पर हीट में, एनर्जी में और वर्क में रिलेशन प्रूफ करना पड़ेगा। आप कोई भी वर्क डन करते हो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में कन्वर्ट हो जाता है। हीट किसको कन्वर्ट करती है? वर्क को कन्वर्ट करती है। जैसे भाप इंजन, शुरुआत में रेलवे को भाप इंजन से चलाया गया। भाप इंजन का काम क्या होता है बेटा? सबसे पहले एक बहुत बड़े कंटेनर में वाटर को फिल किया जाता है। इसके नीचे कोयले की आग जलाई जाती थी। इस कोयले की आग से ये पानी इस चैम्बर को बंद किया जाता था और यहाँ पे एक पाइप लगा होता था। अब जब ये बहुत ज्यादा हीट हो जाता था तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता था। अब यहां से स्टीम निकलती थी। स्टीम निकलने के बाद में इसके जस्ट कुछ दूर के बाद यहाँ पे टरबाइन लगी होती थी। अब टरबाइन क्या करती थी? रोटेट करने लगती थी। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ टरबाइन रेलवे इंजन चलता था और उसी की वजह से सारी रेलवे लाइंस में रेलवे इंजन की सहायता से बाकी बोगियों को भी जोड़ दिया जाता था और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था। तो कोयले से आपने क्या प्रोड्यूस किया? हीट ने क्या किया? इस वाटर मॉलिक्यूल को एनर्जी दी और ये वाटर मॉलिक्यूल उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। सबसे पहले बॉयल होना स्टार्ट किया, बॉयल हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी बनी। इस मैकेनिकल एनर्जी से ये टरबाइन रोटेट हुई, तो रोटेशन ऑफ टरबाइन भी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। और उस मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके टरबाइन रेलवे को चलाती है, मतलब ट्रेन को चलाती है। अब ट्रेन चलेंगी तो उनके साथ जितने भी डिब्बे हैं वो रोटेट होने लगते हैं। अब इसका रिवर्स एग्जाम्पल सुनो। सर्दी के मौसम में जब मैंने आपको हीट कन्वर्ट करके दिखा दिया मैकेनिकल एनर्जी में। अब आप मैकेनिकल एनर्जी से हीट बनाओगे। सर्दी के मौसम में जब आपको सर्दी लगती है तो जनरली आप क्या करते हो? अपने हाथों को रगड़ने लगते हो। तो आपने क्या किया? मैकेनिकल एनर्जी यूज किया और मैकेनिकल एनर्जी ने प्रोड्यूस क्या किया? हीट को प्रोड्यूस किया। तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली कहां से आई? वर्क से आई। जब तक आप वर्क नहीं करोगे मैकेनिक्स नहीं लगेगी। ये आपने क्या किया? हाथ रगड़ना क्या है? वर्क डन है। अब जो जितनी स्पीड से हाथ रगड़ता है वर्क डन उतनी ही तेजी से होगा। वर्क डन ही क्या है? पावर है। मतलब हर इंसान के हाथ रगड़ने की क्षमता क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। तो वर्क ही हीट है, हीट ही वर्क है। बात समझ में आई? तो हम फॉर्मूले को इसके टर्म में लिखेंगे। इसको इरेज कर देते हैं हम। अब यहां से हम लिखेंगे W इज इक्वल H इज इक्वल Q। ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। W सिंबल है वर्क का, H सिंबल है हीट का, Q सिंबल है एनर्जी का, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। किस चैप्टर में? थर्मल प्रॉपर्टीज। कल भी इस चैप्टर का मैंने नाम बताया था। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस चैप्टर से रिलेट करता है। बात समझ में आई? तो मैंने आपको उस चैप्टर में Q की वैल्यू क्या बताई थी? Q बराबर बताया था mh डेल्टा T। Q क्या है बेटा? एनर्जी। M क्या है? मॉस। S क्या है? स्पेसिफिक हीट है। और डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर, जितना आप इंक्रीज कर सको। तो यहां से आप इसके टर्म में चेंज करके न्यूमेरिकल लगाओगे। तो सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूं पावर के टर्म में, पावर को वर्क में। तो हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल W अपॉन T। तो W इज इक्वल क्या लिख सकते हैं बेटा? P इंटू T। बात समझ में आई? अब पावर के जितने भी फॉर्मूले आपने बनाए हैं, कौन सा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन सब को उठा करके यहां रख दीजिए। और W इज इक्वल ऑलरेडी आपने हीट को रिप्रेजेंट किया, तो आप W को रिप्लेस करके H लिखोगे। यह आपका फॉर्मूला बन जाएगा H इज इक्वल P इंटू T। P की जगह वैल्यू रखेंगे, H इज इक्वल ये हो जाएगा VI T। सेकेंड फॉर्मूला रखोगे P का, H इज इक्वल I स्क्वायर T। थर्ड फॉर्मूला रखोगे H इज इक्वल V स्क्वायर बाई R T। प्रॉब्लम एक है। प्रॉब्लम एक क्या है बेटा? ये जो वहां पर वर्क था, यहां पर ये जो वर्क है इसकी यूनिट क्या है? बेसिकली इसकी यूनिट है P इज इक्वल वर्क अपॉन T में जूल अपॉन सेकेंड। तो आपका जो ये हीट है ये भी अभी किस में है? जूल में ही लिखा हुआ है। तो आप जूल को किस में कन्वर्ट करोगे? कैलोरी में। तो उसके लिए चेंज करना पड़ेगा। 1 जूल इज इक्वल 4.2 कैलोरी।
इससे आप कन्वर्ट करोगे तो ये सारी जो यूनिट आपकी आएंगी, ये आएगी जूल, यहां भी आएगी जूल, यहां भी आएगी जूल। बाद में हम अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, कैलोरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाओगे। और कैसे लगाओगे, आप सोचो, अगर आप ये सोचो कि आपने इस चैप्टर में जो ये फॉर्मूले पढ़े हैं पावर के, सिर्फ यहीं से न्यूमेरिकल आएगा तो बेटा तुम फंस जाओगे। मेन जो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल आएगा वो किससे आएगा, इस फॉर्मूले से आएगा। आपको मॉस दिया होगा, स्पेसिफिक हीट दिए होगा और आपको न्यूमेरिकल में फंसा देगा घुमा फिरा के। तो आपको थर्मल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी से आनी चाहिए, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, इन सब का इंटरकनेक्शन भी इससे होता है। तो ये इससे भी चेंज हो जाता है। कहां से, मैंने आपको कल भी बताया था, फिर आपको आज रिमेंबर करा रहा हूं। हमने अल्फा इज इक्वल क्या लिखा था बेटा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। बीटा इज इक्वल क्या लिखा था, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। हमने गामा इज इक्वल क्या लिखा था, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। अब आपने Q को बराबर कर दिया है H के, तो अगर आप यहां से H को रिप्लेस करके Q लिखते हो तो यही फार्मूला बन जाएगा इसका। अब Q की जगह क्या लिखोगे, इसकी जगह कोई भी एक फार्मूला उठा लो। मान लो मैंने उठा लिया ये वाला, आई स्क्वायर आर टी, H की जगह, Q की जगह मैंने लिखा एम एस डेल्टा टी। प्रॉब्लम ये है कि ये कैलोरी में होता है और ये जूल में होता है, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आई, नहीं आई अभी फॉर्मूला कन्वर्जन बता दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो। यहां पे ये लिखा हुआ है डेल्टा टी, क्या लिखा हुआ है, डेल्टा टी। आप डेल्टा टी का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर मैंने इस एक्सपेरिमेंट में लेंथ के फॉर्म में कोई डिवाइस यूज की है, लेंथ के फॉर्म में, तो मैं डेल्टा टी को घुमा करके पूरी लैंग्वेज चेंज कर दूंगा और आपका फॉर्मूला कहां से फंस जाएगा। अब आपको पूरा फॉर्मूला किससे चेंज करना है, डेल्टा टी से। सबको एक तरफ कर दो, डेल्टा टी को एक तरफ। अगर मैंने लैंग्वेज चेंज कर दिया एरिया के टर्म में, तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल बी, भाई बीटा नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा टी इज इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू बीटा। अगर मैंने लैंग्वेज चेंज कर दिया वॉल्यूम के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल डेल्टा वी अपॉन वी इंटू गामा। और गामा उसका दिए होगा, पर न्यूमेरिकल में आप फंसोगे। आप यही सोचोगे ये न्यूमेरिकल यहां कैसे लगेगा, ये फॉर्मूला यहां कैसे लगेगा। तो बेटा पूरी फिजिक्स जब पढ़ लोगे ना 11th 12th की, तो कोई भी फॉर्मूला कहीं भी लग जाता है, कहीं भी लग जाएगा। पहले वाले चैप्टर का लास्ट वाले चैप्टर में लगेगा। अभी जब मैं फर्स्ट पेपर का सबसे लास्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि उसी चैप्टर में कैपेसिटेंस भी लगा होगा, उसी चैप्टर में पोटेंशियल भी लगा होगा, उसी चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, उसी चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। सब कुछ लग जाएगा एक ही चैप्टर में। तो आपको इंटर रिलेट कराना आना चाहिए। कोई पर्टिकुलर एक यूनिट एक पूरी फॉर्मूले की वैल्यू को चेंज कर देगी। बात समझ में आई। तो यहां ये जो डेल्टा टी है बेटा सबसे डेंजर है। ये ऐसे ऐसे फॉर्मूले यहां ले आएगा आप सोच भी नहीं पाओगे। बात समझ में आई, इसको याद रखिएगा। इसका इंटरकनेक्शन कहां से होगा, ये है Q इज इक्वल, तो हम इसको वहीं नीचे लिख देते हैं, Q इज इक्वल एम एस डेल्टा टी। पहले इसको पूरा नोट करिए।
नोट हो गया भैया? नोट हो गया? आगे नोट हो गया बेटा सबका? श्रेया नोट हो गया? ऊपर वाला ये लिख चुके हो कल, ये लिख चुके हो ये फॉर्मूले, किसी से ले लेंगे। देखिए बेटा आगे हीट हो गया, पावर हो गई और मोबिलिटी भी हो गई। अब इधर के टॉपिक में बचा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर इसका अगला टॉपिक चलेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा तभी किरचॉफ आएंगे। तो इसका लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, रेजिस्टेंस के टॉपिक का, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आपको अलग अलग मेटल की वायर लेनी है और इनको सीरीज में और पैरेलल में ऐड करना है। तो हमने एक चैम्बर बनाया छोटा सा, इस चैम्बर को वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, बैटरी से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वायर आगे बढ़ाया और यहाँ पे अलग अलग मेटल्स की वायर लगा दी। एक मेटल डॉट बना दिया, फिर दूसरी मेटल, फिर ऐसे ही तीसरी मेटल। आप चाहो तो एन टर्म तक लगा सकते हो, तो बीच में डॉट बना देना जरूर, वहाँ से वो मेटल अलग हो जाएगी। आपके इतने डॉट से ये मेटल अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तभी इनका रेजिस्टेंस अलग होगा। तो आपने 3 अलग अलग मेटल्स लगाई हैं जिसका रेजिस्टेंस है फर्स्ट वाले का R1, सेकेंड वाले का R2, थर्ड वाले का R3। बात समझ में आई? अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। करंट का फ्लो हमेशा हमेशा याद रखना हायर से लोअर की तरफ होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को हायर टर्मिनल कहा जाता है और निगेटिव टर्मिनल को लोअर टर्मिनल कहा जाता है। करंट हमेशा फ्लो करता है हायर से लोअर की तरफ। दोनों एरो सेम डायरेक्शन में लगा दो, सवाल गलत हो ही नहीं सकता। इसको इस डायरेक्शन में लगाया और जिधर से ये आ रही है इसको भी इसी डायरेक्शन में लगा दो। अब इसको ऊपर लेते चले जाओ, ये अपने आप इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। सेम इसको आगे बढ़ाते चले जाइए, ये आपके करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, पूरे सर्किट में आई। और सेम अमाउंट जब भी आप सीरीज में वायर्स को ऐड करेंगे तो पूरे के पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू सेम होती है। दूसरी चीज याद रखिए, आपका वोल्टेज हायर से लोअर की तरफ जा रहा है और अलग अलग वायर से यूज होने के बाद जा रहा है। मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां से वोल्टेज गया, अब इसका वोल्टेज है V। भाई इस पूरे बैटरी का वोल्टेज कितना है? V। निगेटिव वाले का 0 होता है, क्योंकि यहां से धीरे धीरे जा करके पूरा वोल्टेज यूज हो जाएगा।
और इसीलिए हम अपने जितने भी डेरिवेशन होते हैं वहां एक तरफ V लिखते हैं, एक तरफ 0 लिखते हैं। इस टर्मिनल में मैक्सिमम वोल्टेज होगा, इस टर्मिनल में मिनिमम वोल्टेज होगा, तो मिनिमम को 0 और मैक्सिमम को V लिखा जाएगा। अच्छे से लिखिए। अब V वोल्टेज का कुछ वोल्टेज R1 यूज करेगा तो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, फिर कुछ वोल्टेज R2 यूज करेगा फिर डिक्रीज हो जाएगा, कुछ वोल्टेज R3 डिक्रीज करेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा का पूरा वोल्टेज क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब हमारे कॉन्सेप्ट में वोल्टेज अलग अलग है सारे R1 R2 R3 में, और करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। तो अगर हम एक ऐसा सर्किट बना लें जिसका वोल्टेज हमारे वोल्टेज के बराबर हो और इन सब का रजिस्टेंस हमारे टोटल रजिस्टेंस के बराबर हो, यानी इसका रजिस्टेंस और इसका रजिस्टेंस, तो हम छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। सपोज करिए हमने एक वायर लिया जिसका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस इन तीनों के रजिस्टेंस के बराबर था, और यहां जो बैटरी लगी है प्लस माइनस, सेम वोल्टेज हमने इसको भी दिया V, वोल्टेज V, इस साइड 0। अब आपको इसका और इसका सर्किट सॉल्व करना है। तो यहां पर वोल्टेज कितना है बेटा, V। यहां पर वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहां पर वोल्टेज कितना होगा, V1, यहां पर वोल्टेज कितना होगा, V2, और यहां पर वोल्टेज कितना होगा, V3। तो अगर इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज आपस में हम इक्वल कर दें तो हम रजिस्टेंस और रजिस्टेंस में रिलेशन आराम से ले आएंगे। बात समझ में आई, नहीं आई अभी। इसका रजिस्टेंस इन तीनों के रजिस्टेंस के बराबर है। सपोज करो यहां 4 लगे होते तो इसका रजिस्टेंस इन चारों के बराबर होता, यहां n लगे होते तो इसका रजिस्टेंस n टर्म के बराबर होता। बात समझ में आई, नहीं आई अभी। मतलब जितने भी रजिस्टेंस इस सर्किट में लगे होंगे इसका रजिस्टेंस इक्विवेलेंट का इन सबके बराबर होगा। बात समझ में आई, नहीं आई अभी। ये बात समझ में आ गई कि ये जो रजिस्टेंस है आपको उतना ही लेना है जितना इन सब का टोटल रजिस्टेंस हो। बात समझ में आई। तो आपको इसका वोल्टेज और इसके वोल्टेज के कंपैरिजन में आसानी हो जाएगी। अब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज आपने सेम दिया है, तो अगर हम ओवरऑल वोल्टेज फाइंड कर लें, V इज इक्वल इस सर्किट का और इस सर्किट का, इस सर्किट में वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आपके पास ओम्स लॉ है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसके लिए क्या होगा बेटा, V इज इक्वल आई आर। तो R हमने क्या लिया है, RE का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट R। तो हम यहाँ लिखेंगे V इज इक्वल आई आर। अब यहाँ पर करंट सेम है, करंट तो यहाँ भी सेम है, I फ्लो कर रहा है, इस तरफ I आ रहा है, यहाँ पर I पूरे सर्किट में सेम जा रहा है। तो पहले वाले पे जरा निकालिए, V1 इज इक्वल करंट सेम रजिस्टेंस चेंज IR1। सेकेंड वाले में V2 इज इक्वल IR2। थर्ड वाले में V3 इज इक्वल IR3। इनकी वैल्यू इस साइड, इसकी वैल्यू इस साइड, क्या आ जाएगी, IRE, V1 की जगह IR1 प्लस V2 की जगह IR2 प्लस V3 की जगह IR3। I कॉमन लिया, IRE IR1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, RE बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया आपका, जब आपके पास बहुत सारे वायर्स सीरीज में लगे हों, किसमें लगे हों, सीरीज में लगे हों, तो ये कॉम्बिनेशन कब यूज होगा, ये कॉम्बिनेशन कब यूज होगा, सीरीज के टर्म में। तो यहां फर्स्ट हेडिंग आएगी सीरीज। बात समझ में आई। आपका कॉम्बिनेशन सीरीज का सॉल्व हो गया। अब आपको सेम एज इट इज करना है पैरेलल के लिए, पैरेलल फिर से आपको सर्किट लेना है। ये सर्किट आपका एज इट इज दोनों में सेम रहेगा, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब आपको फिर से बैटरी लेनी है, बैटरी लेकर के पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, हायर लोअर, पोटेंशियल V, करंट कहाँ फ्लो करेगा, हायर से लोअर, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, इधर से करंट जाएगा घूम के फिर वापस आएगा। बात समझ में आई। सवाल जिंदगी में गलत नहीं हो सकता बेटा, ऐसी ट्रिक है। बैटरी देखो, पॉजिटिव देखो, उसके नीचे H लिखो, निगेटिव देखो L लिखो, एरो को H की तरफ लगाओ। बात समझ में आई। अभी सवाल हल करने के ऐसे ऐसे तरीके बता दूंगा, चुटकी में हल होंगे सवाल, और इस चैप्टर के सवाल ही बहुत जरूरी हैं। बात समझ में आई।
अब यहाँ पे आपको एक जंक्शन बनाना है यहाँ से, फिर एक जंक्शन बनाना है यहाँ से। जंक्शन बना के वायर कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ से आप कई वायर लेकर के, हमने 3 ही लिए हैं, आप जितने चाहें उतने ले सकते हैं। अलग अलग मेटल्स के वायर लिए हैं और इनको हमने इस टाइम पैरेलल में ऐड कर दिया। 1 2 3, ये आपका इससे ऐड हो जाएगा। रजिस्टेंस R1, रजिस्टेंस R2, रजिस्टेंस R3। अब जरा मेरा फर्स्ट डायग्राम देखो बेटा, फर्स्ट डायग्राम यहाँ देखो। हमने यहाँ पोटेंशियल कितना लिखा है V, यहाँ कितना लिखा है, सेम एज इट इज क्या करोगे, इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है V, इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है। अब इन तीनों को सेम पोटेंशियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मतलब अब पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। जितना पोटेंशियल इसको मिल रहा है उतना इसको, उतना ही इसको। एग्जाम्पल ऑल ऑफ यू, जिस पोटेंशियल से मैंने आपको ये सब बताया, आपको भी बताया, आपको भी बताया, आपको भी बताया, और आपने ये सब होते हुए देखा, तो ये एग्जाम्पल हो गया। हमारी जो क्लास है वो सेम पोटेंशियल पा रही है। बात समझ में आई नहीं आई। अब ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है। अब इसको जो बच्चा देखेगा वो क्या पाएगा, सीरीज पाएगा। आप यूज कर चुके हो अब हमारा पोटेंशियल, तो यूज किया हुआ पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है, रिड्यूस कर जाता है। बात समझ में आई। सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल अब नहीं रहा। सीरीज में क्या होता है, सेम एज इट इज। अगर एक टाइम में पोटेंशियल एक वायर से गुजर चुका है तो वो पोटेंशियल उससे यूज हो चुका है, तो डिक्रीज हो जाएगा। अब यही पोटेंशियल डिक्रीज होने के बाद यहां गया, सपोज करो इसके पास 10 वोल्ट पोटेंशियल था, 10 वोल्ट से इसने यूज कर लिया 2 वोल्ट। अब 2 वोल्ट यहां से रिड्यूस हो गया, तो इसके पास कितना बचा, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट में से 4 वोल्ट इसने फिर यूज कर लिया। अब कितना बचा बेटा, 6 वोल्ट, सॉरी 4 वोल्ट बचा। अब 4 वोल्ट बचा, अब इसके पास कोई वायर तो है नहीं, तो पूरा का पूरा वोल्टेज कौन यूज करेगा, ये यूज करेगा। बात समझ में आई। इसलिए यहां पे क्या लिखा है, 0 लिखा हुआ है। एक बार पोटेंशियल अगर यूज हो गया तो वो हमेशा हमेशा डिक्रीज करेगा। यहां पर आपका पोटेंशियल सभी एक साथ यूज कर रहे हैं, ये भी उसी टाइम में, ये भी उसी टाइम में, और ये भी सेम टाइम में, तो आपकी करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखिए यहां से करंट ऊपर जा रहा है, यहां भी ऊपर गया आई, यहां से आएगा आई ही, ये मत सोचना कि यहां से कोई और करंट आ जाएगा। अब यहां 3 रास्ते हैं, कुछ करंट आई का ऊपर जाएगा, कुछ करंट आई का बीच वाले सर्किट में जाएगा, कुछ करंट आई का नीचे वाले सर्किट में जाएगा। कुछ अमाउंट को मान लीजिए I1, इसका कुछ अमाउंट I2, इसका कुछ अमाउंट I3, और ये तीनों अलग अलग सर्किट से होकर आ रहे हैं। ये इसको होकर आ रहा है I1, ये इसको होकर आ रहा है I2, ये इसको होकर आ रहा है I3, और तीनों कंबाइंड हो जाएंगे I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। यही आपकी इक्वेशन है। इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये सर्किट देख लीजिए, इसका टोटल करंट कितना है I, तो I लिखा भी तो हुआ है, I इज इक्वल I1 प्लस I2। अब अगर आपने वो इक्वेशन सॉल्व कर ली, I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसके लिए तो यही इक्वेशन रहेगी ना, इसके लिए सेम इक्वेशन। इस डायग्राम के लिए V इज इक्वल IRE, और इसके लिए क्या है, सब में करंट क्या है अलग अलग, पोटेंशियल सबका सेम, रजिस्टेंस सबका अलग अलग, तो यहां से V इज इक्वल IR। अब पहले वाले के लिए बनाओगे फर्स्ट, तो हो जाएगा V इज इक्वल I1 R1। सेकंड के लिए V इज इक्वल I2 R2। थर्ड के लिए V इज इक्वल I3 R3। देख लो सब सेम पोटेंशियल यूज कर रहे हैं। V इज इक्वल I1 R1, V इज इक्वल I2 R2, V इज इक्वल IR3। अब अगर इनमें से करंट की वैल्यू निकाली जाए तो सब में अलग अलग आएगी। I1 इज इक्वल V अपॉन R1, I2 इज इक्वल V अपॉन R2, और I3 इज इक्वल V अपॉन R3। सबका करंट उठा के यहां रखिए, इसका करंट यहां से निकाल लीजिए, I इज इक्वल V अपॉन RE। ये आपकी इक्वेशन यहां से बन गई, वैल्यू रखिए।
आई की जगह वी अपॉन आर ई, I1 की जगह वी अपॉन R1, I2 की जगह वी अपॉन R2, I3 की प्लेस पे वी अपॉन R3, वी कॉमन आया, वी अपॉन आर ई, वी ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, वी से वी कैंसिल हो गया, फॉर्मूला क्या बन गया 1 अपॉन आर ई इज इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपके रेजिस्टेंस सॉल्व हो गए सीरीज और पैरेलल में। कैसे सॉल्व हुए आप ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ वोल्टेज V है, हायर से लोअर गए, पोटेंशियल सब में अलग अलग, नया सर्किट बनाया, सेम पोटेंशियल सेम रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपका बैटरी सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम है, जितना पोटेंशियल यहाँ है इस सर्किट में इन तीनों के लिए, ये तीनों यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो गया तो इस साइड से देखोगे तो भी तो पोटेंशियल सेम है इस साइड का, इन तीनों के लिए। तो इस टर्मिनल से पोटेंशियल सेम, इस टर्मिनल से भी पोटेंशियल सेम। वापस आ गए, करंट आपका टोटल अमाउंट ऑफ मिलेगा I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को जोड़ देना है, पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल कट जाएगा, रेजिस्टेंस बचेगा। नोट करिए।